Hello, my dear friends. This is Preeti Rao, and you're welcome to my channel Commerce Net Express. My dear friends, as you know, हम तैयारी कर रहे हैं DSSB PGT कॉमर्स की और इसके लिए हमने अकाउंट्स की प्रिपरेशन स्टार्ट की है। उसकी फर्स्ट सेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये आज का सेकंड सेशन है और हम अकाउंट्स के जितने भी कॉन्सेप्ट है सभी क्लियर करते हुए चलेंगे, सभी बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे अपने MCQs के थ्रू और साथ में टारगेट करेंगे DSSB PGT को ताकि हम अपना इंश्योर कर सकें सिलेक्शन। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी के हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट MCQ जाएंगे, आप इसका आंसर दीजिएगा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। इनमें से कौन सा अरेंजमेंट है जो रिप्रेजेंट करता है लिक्विडिटी, मतलब किस में सबसे ज़्यादा पहले लिक्विडिटी आपको मिलने के चांसेस है, सबसे ज़्यादा लिक्विड क्या है, उस अरेंजमेंट को आपको बताना है कौन सा फॉलो कर रहा है। कैश, बिल, रिसीवेबल, स्टॉक और डेटर। तो कैश तो हमारे होते हैं, ठीक है, इसके अलावा बिल रिसीवेबल भी होते हैं, लेकिन स्टॉक से पहले डेटर आना चाहिए क्योंकि स्टॉक डेटर हमारे पहले हो जाते हैं स्टॉक से। स्टॉक हमारा डेटर से कम लिक्विडेट होता है। सेकंड है कैश, कैश हमारा लिक्विड होता है, यस। बिल रिसीवेबल, इसके बाद बिल रिसीवेबल का चांस होते हैं लिक्विड होने के। उसके बाद डेटर, डेटर से हमें कभी पैसा मिल सकता है जब भी हम कहेंगे बिल देंगे और उनसे ले लेंगे। उसके बाद स्टॉक। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? बी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 61. बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड प्राइमरली विद द फॉलोइंग ग्रुप इन द व्यू ऑफ। जब आप बैलेंस शीट बनाते हो तो सबसे पहले मतलब प्राइमरली की बात कर रहे हैं, किसके लिए बनाते हो, कौन से ग्रुप के लिए बनाते हो? ओनर के लिए, क्रेडिटर के लिए, गवर्नमेंट के लिए, मैनेजमेंट के लिए। तो सबसे पहले जो बैलेंस शीट जो बन रही है आपकी, बनती तो क्रेडिटर, गवर्नमेंट, मैनेजमेंट सभी के लिए है, लेकिन जो प्राइमरली की बात करें तो ओनर होता है उसके लिए बनती है, ठीक है, उसको ध्यान में रखकर बनती है, उसी के लिए बनती है, सभी के लिए बनती है, लेकिन प्राइमरली प्रिपेयर की जाती है ओनर के लिए, ताकि जो कंपनी का जो जिन लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है पैसा, उनको पता चले कि हमने जहाँ पैसा लगा रखा है वहाँ पे पोजीशन क्या है उस कंपनी की, ठीक है, या फिर उन्होंने जो पोजीशन रही पूरे साल में उसकी क्या प्रॉफिट लिया, क्या इंटरेस्ट रहा और क्या लॉस रहा, किस तरह के एसेट रहे। तो इस तरह से जो बैलेंस शीट है वो पूरी पोजीशन ओनर को दिखा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है 62. विच वन इज द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इंटेंजिबल एसेट का एग्जाम्पल है। इंटेंजिबल पता है ना, एसेट वो होती है जो जिनको हम छू नहीं सकते लेकिन फिर भी हमारी एसेट होती है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इन्वेस्टमेंट या फिर कॉपीराइट्स। देखिए जो कॉपीराइट होते हैं, गुडविल होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, इंटेंजिबल एसेट होते हैं। और फिक्स्ड एसेट कौन से होते हैं, लाइक जो हमारे होते हैं फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, ये हमारे फिक्स्ड एसेट में आते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 63. बोथ एसेट एंड ओनर इक्विटी वुड बी इंक्रीज्ड बाय। वो कहते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि कब ओनर और साथ में एसेट दोनों इंक्रीज होंगी, कैपिटल ब्रोट अप करेंगे तब, या फिर परचेज ऑफ एन एसेट ऑन क्रेडिट, जब हम परचेज को किसी एसेट को क्रेडिट पर लेते हैं तो उससे हमारी एसेट भी इंक्रीज होगी, ओनर भी ऑफ इक्विटी इंक्रीज होंगे, या फिर पेमेंट ऑफ क्रेडिट, अगर हम पेमेंट करते हैं क्रेडिटर को तो होगा ऐसा, या फिर प्रोप्राइटर ड्रॉइंग्स। तो माय डिफरेंस, एज यू नो, जो हमारी एसेट होती किसकी इक्वल होती है, एसेट हमारी इक्वल होती है कैपिटल प्लस लायबिलिटी के, ठीक है। कैपिटल कब हमारी एसेट और लायबिलिटी कब इंक्रीज होंगी, जब हम हमारी लायबिलिटी और एसेट इंक्रीज होंगी जब कंपनी इशू करेगी कोई भी शेयर, डिबेंचर या कुछ भी। तो जब कैपिटल इंक्रीज होती है तो उससे एसेट भी इंक्रीज होते हैं और साथ में लायबिलिटी भी। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 64. If a company's
टेंजिबल नेटवर्थ इज पॉजिटिव अमाउंट इट इंडिकेट्स, अगर कोई कंपनी है उसकी टेंजिबल नेटवर्थ पॉजिटिव आ रही है तो उससे क्या मतलब होता है, उस क्या इंडिकेट करता है? फर्स्ट ए प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपनी, किससे प्रोबेबिलिटी, कंपनी की प्रोबेबिलिटी का पता चलता है। सेकंड लिक्विडिटी ऑफ कंपनी, अगर नेटवर्थ टेंजिबल नेटवर्थ मतलब एसेट वगैरह जो उसकी हैं, या फिर एज टेंजिबल एसेट लाइक फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, ये अगर पॉजिटिव हैं, ज़्यादा हैं, उनसे नेटवर्थ हमारी पॉजिटिव आ रही है, तो क्या उससे लिक्विडिटी का पता चलता है कंपनी का, या फिर सोलवेंसी ऑफ कंपनी। तो माय डियर फ्रेंड्स राइट ऑप्शन होगा सी, सोलवेंसी ऑफ कंपनी। कैसे? मान लीजिए कोई कंपनी है, अगर किसी ने पैसा लगा रखा है तो किसके ऊपर क्लेम कर सकता है इन केस आने वाले फ्यूचर में अगर उसको लॉस होता है, या फिर जो क्लेम करेगा अपनी डिबेंचर पर, लोन पर, या फिर किसी भी इक्विटी पर, तो किस पर करते हैं? उसके एसेट पर करते हैं, राइट। तो उसकी सोलवेंसी, कंपनी की सोलवेंसी का पता चलता है उसके टेंजिबल नेटवर्थ से कि उसके टेंजिबल एसेट कितने हैं, कितने नहीं हैं। ठीक है, राइट ऑप्शन इज सी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 65। द एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी, वो कह रहा है एक्सेस हो रहा है किसका? एसेट का, किससे? लायबिलिटी से। तो क्या होगा इससे? नेट, ये किसको दिखाता है? नेट टेंजिबल वर्थ को, नेट वर्थ को, कंपनी की नेट वर्थ को, ग्रोस वर्किंग कैपिटल को, या नेट वर्किंग कैपिटल। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि ये करंट है, करंट एसेट में से जब हम करंट लायबिलिटी निकालते हैं तो क्या निकलता है? करंट कैपिटल निकलती है, और करंट कैपिटल हमारी क्या होती है? एक तरह से ग्रोस वर्किंग कैपिटल होती है। ठीक है, राइट ऑप्शन इज सी। 66 द डिस्काउंट कॉलम ऑफ अ ट्रिपल कॉलम कैश बुक रिकॉर्ड्स, जो डिस्काउंट कॉलम होता है किसका? ट्रिपल कॉलम कैश बुक का, क्या रिकॉर्ड करता है? ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट, या सीजनल डिस्काउंट। देखिए जो कैश कॉलम बनता है एज यू नो, जैसे डेट होती है इधर, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद डिस्काउंट, अगर कोई डिस्काउंट दिया है वो भी शो करते हैं यहाँ पर। उसके बाद बैंक का कोई कॉलम है वो आता है, बैंक कॉलम, और उसके बाद आता है कैश कॉलम। ठीक है, तो इस तरह से 3 कॉलम बनते हैं, किसके? डिस्काउंट, बैंक और कैश के। तो वो कह रहे हैं जो 3 ट्रिपल कॉलम कैश बुक है, हम कैश बुक प्रिपेयर कर रहे हैं ट्रिपल कॉलम की, जिसमें डिस्काउंट, बैंक और कैश होता है, तो किस तरह का उसमें डिस्काउंट कॉलम में क्या शो किया जाता है? ट्रेड डिस्काउंट दिखाते हैं, कैश डिस्काउंट दिखाते हैं, क्वांटिटी डिस्काउंट दिखाते हैं, सीजनल डिस्काउंट दिखाते हैं। तो आपको पता है कि जो ट्रेड डिस्काउंट है, देखो ये तो इसका ट्रीटमेंट ही नहीं होता है, राइट। तो किसका होगा? कैश डिस्काउंट अगर हम दे रहे हैं तो किस में दिखाया जाएगा? कैश कॉलम में, कैश डिस्काउंट के डिस्काउंट कॉलम में कैश डिस्काउंट देने पर इसकी ट्रीटमेंट दिखाई जाएगी। ओके, चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 67। जर्नल प्रॉपर इज इशू टू रिकॉर्ड, आप जो जर्नल प्रॉपर बनाते हो वो क्या रिकॉर्ड करने के लिए बनाते हो? देखो वैसे तो जर्नल प्रॉपर किस लिए बनाया जाता है कि भाई कोई भी मिसलेनियस क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होता है जिनका हम जो सब्सिडरी अकाउंट बनाते हैं, जो बुक्स बनाते हैं, उनके अंदर अगर उनको पोस्ट नहीं कर पाते, वो कहाँ पे एडजस्ट करते हैं? जर्नल प्रॉपर में। यस, जो हमारी रेजिड्री जो हमारी बुक्स होती हैं उनके अंदर उनका एडजस्टमेंट किया जाता है, क्योंकि वो कहीं जो सेल बुक है, परचेज बुक है, सेल रिटर्न है, परचेज रिटर्न है, इस तरह से जिसमें नहीं हो रहा वो किस में जाएगा? जर्नल प्रॉपर में जाता है। तो कहता है किसके लिए इशू होगा? ए ऑल परचेज ऑफ गुड्स, जो परचेज करते हैं उसके लिए तो हम सब्सिडरी बुक बना रहे हैं। ऑल सेल्स गुड, उसके लिए हम बुक बना सकते हैं। ऑल बिजनेस एक्सपेंसेस पेड इन कैश, ये कैश में चला जाएगा, कैश अकाउंट में। अब बात करते हैं डी की, ऑल एडजस्टिंग एंड रेटिफिकेशन एंट्रीज। देखिए जैसे हमारी रेटिफिकेशन एंट्रीज होती हैं, या फिर इसके अलावा जैसे हमारी है प्रीपेड इंश्योरेंस है, या फिर डेप्रिसिएशन है, कमीशन रिसीव्ड हुआ है, तो ये किस में जाते हैं? ये हमारे जर्नल प्रॉपर में जाते हैं। इस तरह के आइटम जिसको कहीं भी एडजस्ट नहीं मिल रहा है वो हमारे जर्नल प्रॉपर में उसको डाल देते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? डी। लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 68। विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्री नॉट रिकॉर्डेड इन द रेजिड्री जर्नल, इनमें से कौन सी रेजिड्री जर्नल में रिकॉर्ड नहीं की जाती? रेजिड्री पता है एक सब्सिडरी होती है और एक रेजिड्री जर्नल होता है। ओपनिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्री, या क्रेडिट सेल। तो माय डियर फ्रेंड्स देखिए, सेल
हमें आपको पता है ना कि भाई जो सेल है, सेल का तो हम सेल बुक बना लेते हैं, सेल्स अकाउंट ऑलरेडी हम लोग एक सेल्स बुक के नाम से लेजर वो जो बना लेते हैं, लेज़र में प्रिपेयर कर लेते हैं सेल बुक सेपरेटली। तो ये होती है, ये रेज्यूडरी जर्नल में नहीं आता है, ओके, ये सब्सिडरी बुक में आ जाएगा। राइट ऑप्शन इज डी। इसके अलावा जो ओपनिंग एंट्री है, क्लोजिंग एंट्री है, ये सब किस में जाएंगी, जर्नल प्रॉपर में चली जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, व्हेन फर्नीचर इज सोल्ड फॉर कैश, आप कैश में फर्नीचर को सोल्ड कर रहे हो, द एंट्री शुड बी मेड, सेल्स बुक में जाएगी इसकी एंट्री, कैश बुक, जर्नल बुक, या फिर पीटी में, पीटी कैश बुक। तो माय डियर फ्रेंड्स, एज यू नो, जो कैश, अगर आप फर्नीचर है सोल्ड कर रहे हो तो इससे क्या आ रहा है, हमारे पास कैश आ रहा है, तो ये किस में जाएगा, कैश बुक में। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल अकाउंट, इनमें से कौन सा अकाउंट है जो पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल जो हमारे आर्टिफिशियल पर्सनल होता है या नेचुरल पर्सन होता है, वो पर्सनल अकाउंट में आता है। तो बिल्डिंग है हमारा रियल है, इन्वेस्टमेंट भी रियल है, कैश अकाउंट भी रियल है, लेकिन जो कैपिटल अकाउंट है वो ओनर्स के होते हैं, मतलब शेयर होल्डर होते हैं उनके, तो एक तरह से पर्सनल अकाउंट है। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने 71, द एप्रोप्रिएट बुक टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज ऑफ मशीनरी, आपने कोई मशीनरी खरीदी है, वो परचेज उस पर करी है, क्रेडिट पर ली है, तो किस में जाएगी, परचेज बुक में जाएगी, जर्नल में जाएगी, कैश बुक में जाएगी, पीटी कैश बुक में जाएगी। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया, कोई भी हम क्रेडिट, जो मिसलेनियस क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होती है, मान लीजिए जो मशीनरी है वो कोई हमारे मतलब नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस तो है नहीं, राइट, तो ये किस में जाएगी, इसके एडजस्टमेंट किस में जाएगी, जर्नल में जाएगी। राइट ऑप्शन क्या होगा, बी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 72, बिल पेबल बुक इज आ, जो हमारी बिल पेबल होती है वो कैसी बुक होती है, सब्सिडरी बुक होती है, प्रिंसिपल बुक होती है, लेजर बुक होती है, मेमोरेंडम बुक होती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम बिल पेबल, बिल रिसीवेबल के अलग से ही सब्सिडरी बुक बना लेते हैं, तो वो हमारी सब्सिडरी बुक बन जाती है। 73, द बैलेंस ऑफ पीटी कैश बुक इज, जो हमारा बैलेंस दिख रहा है हमें पीटी कैश बुक में, वो क्या होता है, वो एसेट होती है, लायबिलिटी होती है, इनकम होती है, फिर एक्सपेंडिचर होता है। देखिए मान लीजिए पीटी जो कैश बुक होती है वो किस लिए प्रिपेयर की जाती है, हमारे डेली रूटीन के जो ट्रांजैक्शन होता है, कंपनी क्या करती है, उसके लिए अलग से थोड़ा सा अमाउंट निकाल के रख देती है कि भाई मान लो स्टेशनरी लेके आने और छोटे मोटे खर्चे हैं कंपनी के, जिनको बार बार में ट्रांजैक्शन में नहीं डाला जाता, रिकॉर्ड नहीं करना है, या फिर वो जो ज़्यादा मटीरियलिटी की बात करें तो वो उसमें भी थोड़ा इंपॉर्टेंस देखेंगे, मटीरियलिटी नेचर को देखेंगे, कॉन्सेप्ट को देखते हुए भी एक अलग से पैसे सेपरेटली निकाल दिए जाते हैं कि डेली रूटीन के जो खर्चे हैं छोटे छोटे, वो किस में हो जाएंगे, पीटी कैश में चले जाएंगे। तो ये पीटी कैश बुक में अगर इन केस ऑल ईयर अगर उन लोगों ने पेमेंट करने के बाद भी, ट्रांजैक्शन होने के बाद भी कुछ बैलेंस बच जाता है, तो वो क्या होता है हमारा, वो हमारे एसेट होती है, भाई उसमें कैश बच गया, बैलेंस बच गया, सब खर्चे होने के बाद भी, तो हमारी एसेट बच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने 74, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखो चलो पहले डिस्कस कर लेते, क्या क्लोजिंग एंट्री है, एडजस्टिंग एंट्री है, ओपनिंग एंट्री है, या ट्रांजैक्शन एंट्री है। मींस जब हम सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट करते हैं तो किस तरह की एंट्री आती है, क्लोजिंग एंट्री, एडजस्टिंग एंट्री, ओपनिंग एंट्री, या फिर ट्रांजैक्शन एंट्री। तो देखिए जो सेल्स की बात करें, सेल्स और रेवेन्यू हमारे किस नेचर के होते हैं, इनका क्रेडिट बैलेंस होता है ना। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर इनको क्लोज करते हैं, ये होते हैं क्रेडिट बैलेंस में, इनका बैलेंस होता है क्रेडिट, जब इनको क्लोज करेंगे तो डेबिट बन जाएंगे। तो किस तरह की एंट्री होगी, क्लोजिंग, जब इनको क्लोज करेंगे तो ये डेबिट बन जाएगा, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 75, द बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट इंडिकेट्स, जो हमारा कैश अकाउंट में अगर कोई बैलेंस है वो क्या इंडिकेट करता है, आपको ये बताना है। नेट इनकम फॉर द पीरियड, इससे क्या हमारा कैश में कैश बैलेंस है कैश अकाउंट में, इससे हमें पता चलता है कि नेट इनकम फॉर द पीरियड, नेट इनकम निकलती है उससे। नेट लॉस ऑफ फॉर द पीरियड, उससे पता चलता है कि नेट लॉस है, या फिर नेट वर्थ ऑफ द बिजनेस, इससे बिजनेस का वर्थ का पता चलता है, या नेट कैश ऑन हैंड। देखिए आपने कैश बनाया,
कैश बुक आप बना रहे हो, ठीक है। इसमें आप क्या करोगे, रिसिप्ट करते हो और क्या करते हो, पेमेंट करते हो। तो अगर आपका बैलेंस आ रहा है, कैश में बैलेंस है आपके पास, तो मतलब आपके पास जो आपकी रिसीट आई है उससे आपका क्या पता चल रहा है, उससे आपका नेट वर्थ का पता चल रहा है। कैसे भाई, आपके उसको नेट पोजीशन का पता चल जाएगा कि भाई आपके पास इन हैंड कितने रुपए हैं, राइट। नेट पोजीशन ऑफ द कैश इन हैंड। अगर कैश का पता चल गया तो इससे पता चल जाएगा कि इस टाइम आपके बिजनेस में नेट वर्थ ऑफ द बिजनेस क्या है। आप लिक्विडिटी से जो आपके कैश है आपके पास हैंड में, उससे आपको पता चल जाएगा कि नेट वर्थ ऑफ द बिजनेस क्या है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, सी। The process of transferring the credit and debit item from a journal to their respective account in the ledger is termed as। वो कौन सा प्रोसेस होता है जिसके अंदर ट्रांसफ़र करते हैं क्रेडिट की और डेबिट की आइटम उनके रेस्पेक्टिव अकाउंट्स में। बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है, सभी को पता है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी बहुत टोटली बेसिक हैं अकाउंट्स के। जब आप जर्नल बनाते हो, जर्नल में तो सभी जितनी भी एंट्रीज आती हैं सभी आप डालते रहते हो, लेकिन जब उनका सेपरेट, अगर आप डेबिट और क्रेडिट आइटम को सेपरेटली आप एक अकाउंट में पोस्ट करते हो तो उसको क्या कहते हैं, बैलेंसिंग बोलते हैं, इनवॉइसिंग बोलते हैं, डबल एंट्री बोलते हैं, पोस्टिंग बोलते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, लेजर जर्नल से जब हम लेजर में ट्रांसफ़र करते हैं एंट्रीज को उनके रेस्पेक्टिव अकाउंट में, तो हम उसको पोस्टिंग बोलते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 77। Which account is generally used for rectification of error? जब हम rectification of error करना होता है तो कौन सा अकाउंट यूज़ करते हैं हम इसके लिए, मेमोरेंडम ऑफ अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट, रेटिफिकेशन अकाउंट या फिर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो माय डियर फ्रेंड्स, सभी को पता है कि सस्पेंस अकाउंट ओपन किया जाता है अगर हमें रेटिफिकेशन ऑफ एरर करना है। अगर हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा है, एग्री नहीं कर रहा है, तो हम एक सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 78। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरर इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल? इनमें से कौन सी एरर है जो एरर ऑफ प्रिंसिपल है, आपको बताना है। फर्स्ट आपके सामने डेबिटिंग रिपेयर अकाउंट इंस्टेड ऑफ फर्नीचर अकाउंट। देखो हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होती है, एक होती है हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अकाउंट ऑफ प्रिंसिपल क्या कहता है कि हमारी जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, तो किस तरह की एक्सपेंडिचर होती है कि भी जो हमारे जर्नली जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होता है उसके अंदर अगर कोई एक्सपेंडिचर होता है वो तो हमारा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन और वो होता है शॉर्ट पीरियड के लिए, करंट पीरियड के लिए। लेकिन जब हम बात करते हैं कैपिटल की, कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे नेचर का होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर इससे क्या होता है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हो, है ना, कुछ ऐसे करते हो कि भाई उससे आपकी जो आपकी अर्निंग है, वो कैपेसिटी है, वो इंक्रीज हो जाए, मेंटेन करना चाहते हो, है ना। तो किस तरह का नेचर हो गया, कैपिटल का। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, फर्स्ट ही होगा 79। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल अफेक्ट द अरेंजमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस? इनमें से कौन सा एरर है जो अफेक्ट करेगा ट्रायल बैलेंस को? ट्रायल बैलेंस को कौन से एरर है इफेक्ट करते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जो पार्शियली होते हैं वो थोड़े डायरेक्टली इफेक्ट कर देते हैं ना, अफेक्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस को कि हमारा ट्रायल बैलेंस से एग्री नहीं हो पाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने इज सेल ऑफ 22 राम एंटर्ड इन द सेल्स बुक ऑफ 200। सेकेंड, परचेज ऑफ 500 क्रेडिट टू राम इंस्टेड ऑफ श्याम। यहाँ पे तो देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सिर्फ नाम में ही कुछ चेंज हुआ है, लेकिन अगर हम 5 किसी दूसरे के नाम पर भी डाल देंगे तो भी यहाँ इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, एग्री कर जाएगा। सी है सेल रिटर्न ऑफ 1000 करेक्टली एंटर्ड इन द सेल रिटर्न बुक, बट किसमें पोस्ट कर दिया, उसको डेबिट कर दिया सुंदर को। तो हमारा यही एक एरर है जिससे हमारे ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं कर पाएगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 80। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हेल्प्स इन द डिडक्शन ऑफ। जो हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं क्या डिडक्ट करने के लिए करते हैं? एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेशन एरर, एरर ऑफ
ऑफ होल ओमिशन या फिर क्लैरिकल एरर। देखिए जो हमारे ट्रायल बैलेंस बनाने का मोटिव होता है कि जब फाइनल अकाउंट बनाने से पहले एक बार रेक्टिफाई कर लिया जाए अकाउंट को, मीन्स कि हमारे कोई क्लैरिकल एरर तो नहीं कर दिया हमने, कोई हमसे भूल तो नहीं हो गई है। तो क्लैरिकल एरर को डिक्टेट करने के लिए, डिडक्ट करने के लिए ही ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 81, एरर ऑफ प्रिंसिपल अराइज व्हेन। कह रहे हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल कब अराइज होता है। मैंने आपको ऊपर ही बताया था एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है, जिसमें हम जो हमारे रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर उनको सेपरेट कर पाए, अलग अलग उनकी पहचान कर पाए, राइट। फर्स्ट है प्रॉपर डिस्टिंक्शन इज नॉट मेड बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू। कहते करा ही नहीं जाता है एरर प्रिंसिपल नॉट मेड बिटवीन, प्रॉपर डिस्टिंक्शन मतलब दोनों के बीच में अलग अलग उनके अंदर पहचान नहीं हो पाई है, उनको अलग अलग नहीं किया, यही हमारा एरर प्रिंसिपल होता है, तभी अराइज होता है। तो राइट ऑप्शन यही होगा माय डियर फ्रेंड्स। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 82। आपके सामने है गुड्स वर्थ 200 रिटन बाय द मोहन वर टेकन इनटू स्टॉक। कुछ अमाउंट, कुछ गुड्स थे जिनकी कॉस्ट थी 200, मोहन ने उनको रिटर्न किया और उनको स्टॉक में डाल दिया, बट नो एंट्री वॉज पास्ट इज एन एरर ऑफ। देखिए ये हमारी हुई है सेल रिटर्न। सेल रिटर्न को स्टॉक में तो डाल दिया लेकिन उसकी एंट्री ही पास नहीं की, तो ये किस तरह का एरर है, कमीशन एरर है, प्रिंसिपल एरर है, ओमिशन या कंपनसेटरी। देखो यहाँ पर भूल हुई है, तो भूल के लिए कौन सा होता है, जब आप कोई एंट्री करना ही भूल जाए तो क्या होती है, ओमिशन, ओमिटेड हो गए आपसे, भूल हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 83, जो कुछ इस तरह से है, द मेन पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जब आप BRS बनाते हो उसके पीछे पर्पज क्या होता है आपको बताना है। तो देखिए टू नो द बैंक बैलेंस, आपको बैंक बैलेंस जानना इसलिए बनाते हो, बिल्कुल नहीं, सिर्फ बैंक बैलेंस के लिए तो नहीं। टू कंपेयर द एंट्रीज इन द कैश बुक एंड द पासबुक, सिर्फ एंट्रीज को कंपेयर नहीं करना होता, इसके अलावा भी है। टू करेक्ट द कैश आफ्टर कंपेयरिंग द, करेक्ट करने के लिए, या फिर लास्ट है आपके सामने टू रिकंसाइल, हमें रिकंसाइल करना है, हमारा मेन पर्पज रिकंसाइल का ही होता है कि कैश बैलेंस जो हमारे पास पासबुक में है और साथ में जो कैश बैलेंस है जो हमारी बैंक के कॉलम में है वो, और जो हमारी कैश बैलेंस में और साथ में जो बैंक की पासबुक है उसके अंदर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको रिकंसाइल करने के लिए हम क्या बनाते हैं, BRS बनाते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 84, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होती है, एक लेजर अकाउंट है, पार्ट ऑफ द कैश बुक है, अ सेपरेट स्टेटमेंट है, या फिर अ सब डिवीजन ऑफ द जर्नल। तो माय डियर फ्रेंड्स रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक सेपरेट होती है, इसका अकाउंट्स से, डबल एंट्री से वगैरह वगैरह से कोई लेना देना नहीं होता, इसको सिर्फ रिकंसाइल करने के लिए ही बनाया जाता है, एक सेपरेट स्टेटमेंट होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने 85, अ चेक रिसीव्ड, एक चेक है रिसीव्ड हुआ है एंड पेड इनटू द बैंक। एक चेक रिसीव हुआ है और उसको पेड कर दिया बैंक में ऑन द सेम डेट, सेम डे इज रिकॉर्डेड इन। हमारे पास कोई चेक आया और जाकर हमने बैंक में डाल दिया, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे जो एक आपको पता है ना, मैंने आपको बताया था कि एक ट्रिपल कॉलम की बुक होती है, कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक। अब इसको जो रिकॉर्ड करेंगे कैश कॉलम में करेंगे, कैश बुक में तो होगा क्योंकि हमारे पास कैश आया है, हमारे पास चेक आया था और हमने जाके बैंक में डाला तो कैश तो होगा हमारे पास। वो किस में जाएगा, किस में हम रिकॉर्ड करेंगे, कैश कॉलम में करेंगे या बैंक कॉलम में करेंगे ऑफ कैश बुक, या फिर बोथ द कैश एंड बैंक कॉलम ऑफ द बुक, या फिर द क्रेडिट बैलेंस एज पर द पासबुक। देखिए जो कैश बुक बनाते हो उसके अंदर एक बैंक कॉलम अलग से बनाते हो, उसी के अंदर ही मीन्स, तो ये जो बैंक का अमाउंट है कि हमें कैश कहाँ पे हमारा कैश, वो बैंक में है, तो एक बैंक कॉलम अलग से होता है, तो यही हमारा राइट ऑप्शन होगा, इसको रिकॉर्ड करेंगे बैंक कॉलम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 86, द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक इज अंडरकास्ट। पेमेंट साइड आपको पता है ना, जो भाई एक कैश बुक होती है, एक साइड रिसिप्ट होती है, एक साइड पेमेंट होती है, तो पेमेंट साइड की जो कैश बुक है, कैश बुक का जो पेमेंट साइड है उसमें अंडरकास्ट कर दी 200 रुपीज़।
व्हेन ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक इज स्टार्टिंग पॉइंट, अगर हम पासबुक के अंदर ओवरड्राफ्ट से अगर स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं टू गेट द ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने अंडरकास्ट किया है किसको, 200 रुपीज़ से। अब हम पासबुक के साथ, पासबुक से हम करने लग रहे हैं अपना रिकन्सिलेशन, तो कैसे करेंगे, 200 विल डिडक्टेड, 200 विल बी एडेड, या फिर सी 400 विल एडेड, या फिर डी 400 विल डिडक्टेड। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें 200 क्योंकि पासबुक से कर रहे हैं हम लोग, तो 200 क्या कर दिए जाएंगे, ऐड कर दिए जाएंगे, वापस डाल दिए जाएंगे। क्योंकि जो हमारा ओवरड्राफ्ट था हमारे हिसाब से तो क्या था कि हमारे लिए क्या था कि जो हमारी कैश बुक को अंडरकास्ट कर दिया 200, तो हमने जो ओवरड्राफ्ट बनवाया, हमने सोचा हमारे पास 200 रुपये है ही नहीं अकाउंट में क्योंकि हमने अंडरकास्ट किए थे। अब हम क्या करेंगे, उसको रेक्टिफाई करने के लिए, उसको रिकंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, 200 को डिडक्ट कर देंगे। 87 आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेकन इन टू अकाउंट इन एडजस्टिंग द कैश बैलेंस, कहते इनमें से कौन सा अकाउंट हम एडजस्ट नहीं करेंगे इन कैश बैलेंस में, मतलब किस पर ध्यान नहीं देंगे। अगर हमें कैश बैलेंस को एडजस्ट करना है तो इनमें से कौन सा है जिसको हमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारी मिस्टेक हुई है कैश बुक में, क्या उस पर एडजस्ट करने की ज़रूरत है, बिल्कुल है। कैश बुक में अगर कोई मिस्टेक हुई तो हम उसको एडजस्ट करेंगे। अगर मिस्टेक हुई है इन द पासबुक, अगर पासबुक में मिस्टेक हुई है तो देखिए पासबुक जो क्या होती है, एक तरह से ये तो हमारी बैंक से एक स्टेटमेंट मिलती है हमें कि भाई आप, वो कौन मेंटेन करता है, पासबुक कौन देता है आपको, आपकी सारी ट्रांजैक्शन उसके अंदर मेंशन्ड होती है, जो भी आपने ट्रांजैक्शन बैंक के साथ की है तो वो देता है बैंक। अगर वहाँ पे पासबुक में अगर कोई भी मिस्टेक होगी तो उसको रेक्टिफाई कौन करेगा, उसको बैंक करेगा। तो इसको कंसिडर करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 88 आपके सामने है। An amount of 1000 is debited twice in the passbook when overdraft as per the cash book is started point। इसमें कह रहा है कि 1000 को आपको आपने 2 बार डेबिट कर दिया, मतलब आपने 1000 के 2 बार पासबुक के अंदर पैसे आ गए आपके पास, ठीक है। When overdraft as per the cash book is starting point, पासबुक में तो आपके पास एंट्री जा चुकी है। अगर इसको 1000 को 2 बार डाल दिया है, लेकिन कैश बुक में तो आपने सोचा कि एक ही बार डाला है, तो कैश बुक को आपको उसके भी पैसे तो इंक्रीज करने पड़ेंगे ना। तो क्या करेंगे आप, 1000 डिडक्ट कर देंगे, 1000 को विल बी एडेड। देखिए हमारे पास जो कैश बुक में हमने 1000 से अंडरकास्ट कर रखा है, क्योंकि हमें पता नहीं था कि हमने 1000 डेबिट कर रखे, ट्वाइस कर दिए हमने। तो कैश को भी अगर हमारी पासबुक इंक्रीज हुई है 1000 से, तो हमें कैश बुक को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, मतलब अमाउंट को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो राइट ऑप्शन होगा बी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 89। अमाउंट spent on the advertisement campaign the benefit of which is likely to last for the 3 years। इसमें कह रहे हैं हमने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर कुछ एक्सपेंसेस किए थे, ओके। कैंपेन था हमारा एडवर्टाइजमेंट का। अब एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है, आज हम पेमेंट कर देते हैं, आज हम खर्चा कर देते हैं, लेकिन उसका बेनिफिट हम आने वाले टाइम में मिलता है, तो हम उसको किस तरह का खर्चा मानते हैं, कैसे एक्सपेंडिचर है वो, क्या वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या डेफर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो माय डियर फ्रेंड्स, वो एक तरह का आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल तो नहीं होगा, कि रेवेन्यू भी नहीं होगा और कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा। ये डेफर्ड रेवेन्यू क्यों हुआ, क्योंकि खर्चा तो आज हुआ है, लेकिन इसका बेनिफिट आपको आने वाले टाइम में मिलेगा और उसको आप क्या कर दोगे, धीरे धीरे उसको राइट ऑफ करते चले जाओगे, चाहे आप कितने सालों तक उसको राइट ऑफ कर सकते हो, ठीक है। ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है आपका। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 90 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इंटेंडेड टू बेनिफिट। जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, जो हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हैं, वो हमें कब बेनिफिट देता है, करंट पीरियड में, फ्यूचर पीरियड में, पास्ट पीरियड में, या फिर बोथ ए एंड बी। तो जो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं वो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्सपेंडिचर होते हैं बिजनेस के, तो हमारे करंट पीरियड को में ही करे जाते हैं, ठीक है। अगर वो लॉन्ग पीरियड के लिए होते तो वो क्या हो जाते, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाते, क्योंकि जो हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं उससे सिर्फ
क्या करते हैं, हमारी अर्निंग को मेंटेन करते हैं। ओके, हमारी अर्निंग को मेंटेन, वो हमारी अर्निंग की कैपेसिटी को बढ़ा देते, मैं बढ़ा नहीं मतलब मेंटेन कर देते हैं। अगर आपने रिपेयर कराया है तो उससे क्या होगा, मेंटेन हो गई ना आपकी रिपेयर, सॉरी आपकी अर्निंग, है ना। और कैपिटल का एक्सपेंडिचर कैसी होती है कि वो हमारी अर्निंग को इंक्रीज कर देती है, हमारी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर देती है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 91। डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू इज नेसेसरी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ। कहते जो हम डिस्टिंक्शन करते हैं कैपिटल में और रेवेन्यू में, वो क्यों करते हैं, क्या प्रिपेयर करने के लिए करते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट, रिसीट एंड पेमेंट, फाइनल अकाउंट या कैश अकाउंट। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कैपिटल और रेवेन्यू दो अलग अलग है भाई। अगर जो कैपिटल में अगर कोई भी ऊपर नीचे होता है तो क्या वो P&L अकाउंट को हमारे इफेक्ट करेगा, नहीं करेगा। अगर रेवेन्यू के अंदर कोई भी ऊपर नीचे लॉस प्रॉफिट कुछ भी होता है, क्या उससे हमारी कैपिटल इफेक्ट होगा, कैपिटल अकाउंट में बिल्कुल नहीं होगा। तो ये दोनों ही चीज़ें अलग अलग हैं, लेकिन ये किस में नेसेसरी होती है कि क्या प्रिपेयर करने के लिए, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए। ओके, क्योंकि दोनों का नेचर अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 92। एनी एक्सपेंडिचर इन ऑर्डर टू रिड्यूस द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एक ऐसा एक्सपेंडिचर जो रिड्यूस कर देता है आपकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, वो कौन सा खर्चा होता है। देखिए अगर आपकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को रिड्यूस कर देता है वो तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है, क्योंकि इससे आपकी जो अर्निंग कैपेसिटी वो इंक्रीज हो रही है। तो आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को रिड्यूस करने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 93। वेजेस पेड फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी आर डेबिटेड टू। हमें वेजेस पेड किए हैं किसके लिए, इरेक्शन ऑफ मशीनरी से क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं भाई, कोई प्रोडक्शन करेंगे तो सेल करेंगे तो रेवेन्यू आएगा। तो मशीनरी हमारी क्या है, एक तरह से असेट है, और असेट पे अगर हम उसके रिपेयर में अगर पैसा लगाते हैं तो हमारी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करेगा, है ना। तो हमारा किस तरह का है, वो हमारे किस में जाएगा, कौन से अकाउंट में जाएगा, रेवेन्यू तो होगा नहीं, वो तो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो कौन से अकाउंट में जाएगा, वो वेज अकाउंट में जाएगा, मशीनरी अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, डेफर्ड वेजेस अकाउंट में जाएगा। तो माय डिफेंस का राइट ऑप्शन होगा बी, कि मशीनरी अकाउंट में जाएगा, ठीक है। 94। प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू शेयर इज, अगर आपने शेयर इशू किए हैं प्रीमियम पर, अब आपको प्रीमियम मिला है, अब उसका क्या करेंगे आप, वो कैसा रिसीट है, कैसा एलिमेंट है, कैपिटल रिसीट है, रेवेन्यू रिसीट है, डेफर्ड कैपिटल रिसीट है या डेफर्ड रेवेन्यू रिसीट है। सबसे पहले पता है क्या, इशू शेयर करते हैं तो अब जो हमारे पास अमाउंट आता है वो कैपिटल होता है, तो क्या हुआ हमारा कैपिटल रिसीट, क्योंकि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। ओके, 95 आपके सामने है। अमाउंट पेड फॉर एक्वायरिंग गुडविल इज, आपने कुछ अमाउंट पेड की है किस लिए, फॉर एक्वायरिंग गुडविल, आपने गुडविल एक्वायर करने के लिए कुछ अमाउंट पेड की है, तो किस तरह की एक्सपेंडिचर होगा, रेवेन्यू होगा, डेफर्ड होगा, कैपिटल होगा, या फिर डेफर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो माय डियर फ्रेंड, जो कैपिटल होता है वो हमारी क्या होती है, एक तरह से एसेट होती है इंटेंजिबल लेकिन होती है एसेट। एसेट पे अगर आप करने लग रहे हो तो कैसी होगी हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको पसंद आया मेरा वीडियो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अब आपको जब भी हम वीडियो डालें, वैसे तो डेली डालते हैं, आप भी अगर तैयारी करें कॉमर्स सब्जेक्ट की किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए, तो मेरा वीडियो, मेरा चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी सीरीज़ मैंने चला रखी है जो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम और टीचिंग जो आप कॉमर्स से रिलेटेड होना चाहिए उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। सो माय डियर फ्रेंड्स, गुड बाय, गुड लक।